है, अंत में दारा को सजा सुना दी जाती है और दारा को एक कानून के तहत उसकी हत्या की जाती है, जो दिल्ली के सड़कों पर घुमाया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। औरंगजेब जो अपने भाई मुराद से समझौता करता है, मुराद को भी धोखा दे देता है और मुराद की भी हत्या करवा देता है। इसके पहले शाहजहां ने जो गद्दी पर बैठा था, शाहजहां ने उस समय एक काम और किया था, इम्पोर्टेंट है, पुर्तगालियों का दमन कर दिया था। 1632 में पुर्तगालियों का दमन कर दिया। पुर्तगाली का दमन कर दिया। बंगाल में पुर्तगाली पर हमला किया गया। बंगाल में क्या हुआ, पुर्तगालियों पर हमला किया गया। पुर्तगाली भारत में आ चुके थे, ठीक है, पुर्तगाली भारत में आ चुके थे और भारत में उन्होंने अपना अड्डा जमा लिया था पहले ही। तो इन्हीं पुर्तगाली जब बंगाल में रहते थे तो उस समय शाहजहां के काल में जब शाहजहां को उन्होंने परेशान किया, शाहजहां का जहाज लूटने लगे, तो इसी पुर्तगालियों पर हमला कर दिया गया शाहजहां के द्वारा। जब शाहजहां की मृत्यु हो जाती है, 8 साल तक, कितने साल तक कैद रखे रहते हैं? 8 साल तक। 8 साल तक कैद रखने के बाद शाहजहां की मृत्यु हो जाती है 1666 ईस्वी में। लेकिन उसके पहले ही औरंगजेब गद्दी पर बैठ जाता है 1658 ईस्वी में। औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी में। इसकी एक उपाधि थी बहादुर। औरंगजेब की एक उपाधि थी बहादुर। शाहजहां बहादुर दारा सिकोह हो जाता ना, सबसे प्रिय पुत्र उसी को मानता। नहीं, इसको बहादुर इसलिए कहा जाता था, एक बार औरंगजेब ने एक हाथी को मार दिया था, इसलिए इसको बहादुर की उपाधि दी गई थी। वो तो प्रेम बस कहता था। एक होती थी उपाधि, एक आपको कोई कुछ कहा के बहुत रिस्पेक्ट देता है, वो अलग चीज है, लेकिन इसको उपाधि दी गई थी बहादुर। उसने हाथी को मार दिया था, इसलिए शाहजहां ने औरंगजेब को बहादुर उपाधि दी थी। एक और उपाधि थी अबुल मुजफ्फर आलमगीर। अबुल मुजफ्फर आलमगीर उपाधि थी इसकी। अबुल मुजफ्फर आलमगीर, ये भी इसकी उपाधि थी। इसका जन्म उज्जैन में हुआ था। इसका जो जन्म था वो उज्जैन में हुआ था। इतना लिख दिया आपको? ठीक है। तो इसका जन्म उज्जैन में हुआ था। मुगल शासक के जितने भी थे, सबसे ज्यादा ये शासक कट्टर शासक था, सबसे ज्यादा कट्टर। 3 ही कट्टर शासक मुगल और सल्तनत काल में हुए हैं। सल्तनत काल में कौन था सबसे ज्यादा कट्टर? फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद एक और था, सिकंदर लोदी, और उसके बाद ये होता है औरंगजेब। बहुत कट्टर था, लेकिन शुरू में जब गद्दी पर तो बैठता है तब तो ये कुछ कर अच्छे काम करता है। इसको ऐड कर देते
औरंगजेब ने राहदारी एवं पानदारी कर समाप्त कर दिया। इसने राहदारी एवं पानदारी कर समाप्त कर दिया। राहदारी एवं पानदारी कर समाप्त कर दिया। राहदारी का मतलब होता है परिवहन। जो लोग चलते हैं जाते थे तो लोगों से जो कर दिया जाता था अपने गाड़ी से जाते थे। और पानदारी का मतलब होता है कि सामान पे जो टैक्स लगता था। ये कर इसने समाप्त कर दिया। लेकिन इसने एक धार्मिक कर लगा दिया जो उस समय अकबर ने समाप्त कर दिया था। 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया कर लगा दिया। 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया कर लगा दिया। अपने शासन काल में सती प्रथा बंद कर दिया। अपने शासन काल में सती प्रथा पर रोक लगा दी। कुछ दिन के लिए अपने शासन काल पर औरंगजेब जब गद्दी पर बैठता है, वास्तव में सती प्रथा को तो कौन रोकता है? राजा राम रोकता है। हमने आपको बताया है राजा राम। लेकिन कुछ दिन के लिए ये सती प्रथा पर रोक लगा देता है, पर रोक लगा देता है। ये हो गया। देखिए औरंगजेब की जो नीति थी वो युद्ध की नीति। वो चाहता था कि अधिक से अधिक क्षेत्र जीत लिए। इसलिए औरंगजेब के शासन काल में मुगल साम्राज्य में सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार हुआ। इसका जो साम्राज्य विस्तार था, साम्राज्य विस्तार, औरंगजेब के शासन काल में कई प्रांत थे। दक्षिण भारत के 2 प्रांत, दक्षिण भारत के 2 प्रांत बीजापुर एवं गोलकुंडा को औरंगजेब के काल में शामिल किया गया। बीजापुर का शासक सिकंदर आदिल शाह था। बीजापुर का शासक सिकंदर आदिल शाह था। गोलकुंडा ये पूरा है। गोलकुंडा ये राज्य था दक्षिण भारत का, जहाँ पर आज आंध्र प्रदेश तेलंगाना है, वहीं पे ये उस समय का प्रांत था। बीजापुर का शासक सिकंदर आदिल शाह था और गोलकुंडा का शासक
अब्दुल्ला कुतुब शाह था। अब्दुल्ला कुतुब शाह था। अब्दुल्ला कुतुब शाह था। ये दो राज्य थे, इसको औरंगजेब ने जीत लिया। इन दोनों राज्यों को प्रयास करके बहुत शासकों ने प्रयास किया, शाहजहां ने भी प्रयास किया, लेकिन औरंगजेब ने अपने शासनकाल में इन दो राज्यों को, यानी इसकी जो सीमा थी एकदम दक्षिण भारत तक पहुंच गई थी। लिख लिया? औरंगजेब का जो साम्राज्य विस्तार और धार्मिक जो नीति थी, इसी के कारण इसका संघर्ष होगा। मराठों से भी संघर्ष हुआ। मराठा, उस समय मराठा में शासक था शिवाजी। शिवाजी का तो नाम सुना है ना? शिवाजी उस समय शासक थे। तो शिवाजी से भी जब ये दक्षिण विस्तार कर रहा था, अहमदनगर जीत लिया गया था और गोलकुंडा और क्या कहते हैं ये बीजापुर जीत लिया था। उसके पहले ही एक समझौता होता है, यानी शिवाजी से इसका युद्ध हो जाता है। तो औरंगजेब एवं शिवाजी के मध्य युद्ध औरंगजेब की साम्राज्यवादी नीति के कारण हुआ। नीति एवं धार्मिक नीति दोनों के कारण हुआ। शिवाजी ने औरंगजेब के द्वारा भेजे गए सेनापति शाइस्ता खां को पराजित कर दिया। शाइस्ता खां को पराजित कर दिया। ये औरंगजेब का मामा था और शिवाजी को मारने के लिए, मतलब आक्रमण करने के लिए भेजा था। तो ये इसमें शिवाजी ने शाइस्ता खां को पराजित कर दिया और पूना पे अधिकार कर लिया। इसके बाद शिवाजी ने मुगल के बहुत बड़े आर्थिक राजधानी सूरत पर हमला कर दिया। सूरत कहाँ है? गुजरात में। इस पर किसने हमला कर दिया? शिवाजी ने। तो इससे औरंगजेब पूरी तैयारी के साथ शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए एक शासक, जो एक हिंदू ही था, उसको भेजता है, जय सिंह। और ये शासक रहता है जय सिंह। जय सिंह को भेजा जाता है। तो इसको ऐड कर ले क्या? तो राजा जय सिंह जब जाता है तो वो घेर लेता है किसको? शिवाजी को। तो शिवाजी को लगता है कि पराजय हो जाएगी, तो वो एक संधि कर लेता है। वो इतिहास में बहुत फेमस संधि है, आप लोगों को मालूम तो होगा ही। उसको कहते हैं पुरंदर की संधि। सुना है? 1665 में पुरंदर की संधि शिवाजी एवं राजा जय सिंह के बीच हुई। शिवाजी को अपने 23 किले सौंपने पड़े।
शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5000 का मनसब दिया गया। शिवाजी का जो लड़का था उसके पुत्र संभाजी को 5000 का मनसब दिया गया और शिवाजी को अपने 23 जो किले थे वो इस समझौते के तहत जो पुरंदर की हुई थी 1665 ईस्वी में ये संधि हुई थी, पुरंदर की संधि। और इसमें ये भी कहा गया था कि शिवाजी को औरंगजेब से मिलने के लिए आना पड़ेगा। उस समय औरंगजेब आगरा में थे। तो ये लिख दिया आप लोगों ने। तो ये शिवाजी के संभाजी को 5000 का मनसब दिया गया। मनसब मतलब होता है पद। देखिए ये बहुत जरूरी है। मनसब प्रणाली इसको लिख दीजिए कि शुरुआत अकबर के द्वारा होती है। शुरुआत अकबर के द्वारा होती है। मनसब का मतलब पद से, पद से इसको बता ही दें। मनसब में जात एवं सवार शामिल होता है। मनसब में जात एवं सवार शामिल होता है। इसको मैं आपको बता रहा हूं। जात मतलब जाति नहीं, ये जात है। इसको लिख दिया आपने? हाँ लिख लीजिए, लिख लीजिए। तो मनसब जो है जात और सवार। मनसब एक पद होता है, जैसे आजकल पद है नहीं, IAS है, PCS है, SDM है, तहसीलदार है। तो उस समय अधिकतर जो सैनिक अधिकारी होते थे तो उनको जो है पद दिया जाता था। उनके पद, जो भी मंत्री या सेनापति थे उनको पद दिया जाता था। मनसब के अनुसार पद दिया जाता था। मनसब में क्या शामिल था? जात एवं सवार। जात का मतलब होता है सैलरी से, वेतन से, कि जात मान लीजिए वेतन किसी को 5000 का वेतन दिया गया है। और सवार का मतलब होता है सैनिकों की संख्या से, की संख्या। अगर कोई 5000 वेतन है जात और उसके आधा कितना होगा? 2500। 5000 का आधा 2500 होगा ना। आधे से अधिक अगर सवार है, सवार 3000 सैनिक है तो वो प्रथम श्रेणी का, यानी आप ऐसे कह सकते हैं IAS की श्रेणी का, ठीक है, ये फर्स्ट क्लास की नौकरी है। तो ये प्रथम श्रेणी में आ जाता था उस समय। अगर 5000 सैनिक रखते थे या 2500 से ऊपर सैनिक रखते थे तो ये उच्च मनसब माना जाता। तो उस समय जो उच्च मनसब किसको दिया जाता था? राजाओं के पुत्र को, बड़े बड़े सेनापति को। जैसे बैरम खां को दिया गया, जैसे ये आसफ खां को दिया गया, शाहजहां ने दिया, जहांगीर ने भी अपने लड़के शाहजहां को सबसे बड़ा पद दिया, 30,000 का मनसब दिया था उस समय। तो ये जो मनसब है ये पद से मतलब होता है। और ये जो मनसब की प्रणाली ये मंगोल से ली गई थी। दशमलव प्रणाली के आधार पर इसको डिवीजन किया गया। तो ये देखिए यहाँ पर तो हम आपको बता रहे थे शिवाजी और औरंगजेब के बारे में। तो शिवाजी को जब समझौता हो जाता है तो शिवाजी को बुलाया जाता है कि वो औरंगजेब के अधीन, मतलब एक राजा बैठेगा गद्दी पर, उसके सामने आप पेश होइए क्योंकि आप हार गए, मतलब एक अधीन हो गए। लेकिन शिवाजी के लड़के को जो है, जो जैसे आप ये टेबल है, अब यहाँ मान लीजिए
अधिकारी बैठे, यहाँ दूसरे कर्मचारी बैठे, यहाँ तीसरे क्लर्क बैठे, यहाँ चपरासी बैठे, ऐसे मान लीजिए बैठाया जाए या आगे पीछे ऐसे किया जाए, तो वैसे ही संभाजी को सबसे पीछे लाइन पे खड़ा कर दिया गया था। संभाजी कौन था? कौन था? शिवाजी का पुत्र था। ठीक है, शिवाजी का पुत्र था। जब तक देखिए लेक्चर नहीं सुनेंगे तब तक हिस्ट्री याद करने होने वाली नहीं है। लिखने से क्या मतलब? लिखने से कुछ नहीं होता। लिखने से सिर्फ लिख दिमाग में बैठना चाहिए, सुन के दिमाग में बैठना जरूरी है। तो इसको किसने अपमान समझा? इसको शिवाजी ने अपमान समझा, और शिवाजी को वहां पर रखा गया था। उस भवन का नाम था जयपुर भवन। इसको लिख लीजिए, जयपुर भवन में शिवाजी को रखा गया था। जयपुर भवन में, ये आगरा में था, जयपुर में नहीं था। अभी आप ये जयपुर भवन, इसको ब्रैकेट में आप लोग आगरा लिख लीजिएगा। आगरा, आगरे में रखा गया था। शिवाजी को आगरा जयपुर भवन में रखा गया था। इसके बाद शिवाजी ने क्या हुआ, भेष बदलकर और फल की टोकरी पर बैठकर भाग जाते हैं। उसके बाद औरंगजेब उनको कभी पकड़ नहीं पाता है, और वो अपना जो राज, जो किले 23 किले कितने दिए थे? 23। धीरे धीरे सारे किले मुगलों से फिर जीत लेते हैं शिवाजी, और अपने राज, शिवाजी का जो राज था वो महाराष्ट्र में था। उनकी राजधानी पूना थी, उनकी राजधानी पूना थी, वहाँ पर वो चले जाते हैं। तो शिवाजी और औरंगजेब का जो झगड़ा होता है वो सम्राट विस्तार की नीति। इसके बाद शिवाजी, इनकी धार्मिक नीति के कारण और भी युद्ध होता है। जाट इनके खिलाफ विद्रोह करते हैं। औरंगजेब की धार्मिक नीति के कारण, धार्मिक नीति के कारण जाट नेता गोकुल विद्रोह कर देता है। जाट नेता गोकुल मथुरा में जाट विद्रोह होता है। मथुरा में जाट विद्रोह होता है। बाद में गोकुल को पकड़ लिया जाता है और युद्ध में मारा जाता है। लेकिन फिर एक जाट, राजा राम, जाट नेता राजा राम सिकंदरा स्थित अकबर की कब खोदकर हड्डी जला देता है। ये इसका जाट नेता राजा राम रहता है। ये सिकंदरा, जहां उनको दफनाया गया था अकबर को, वहां जाता है और बाद में राजा राम भी पकड़ लिया जाता है। आपने लिख लीजिए। इसके बाद होता है सतनामी विद्रोह। मथुरा के ही पास, मथुरा के आसपास सतनामी नामक संप्रदाय के लोग विद्रोह कर देते हैं। इस सतनामी जो नामक संप्रदाय है, ये भी विद्रोह कर देते हैं।
इसकी धार्मिक नीति के कारण। सर इसकी धार्मिक नीति क्या थी? हाँ, अब हम इसकी धार्मिक नीति पहले पढ़ा देते हैं आपको। तो मथुरा में ये जाट और सतनामी दो विद्रोह कर देते हैं औरंगजेब के काल में। इसको ऐड कर ले क्या? यस हो गया? चलिए देखिए, औरंगजेब की सबसे बड़ी खराब नीति थी धार्मिक नीति। औरंगजेब की धार्मिक, ये देखिए आपको ये क्वेश्चन लिखने आता है क्योंकि शासक ने, अभी आपको अकबर की भी धार्मिक नीति लिख के आएगा, औरंगजेब की भी नीति लिखने आएगा, लेकिन जमीन आसमान का अंतर है। औरंगजेब ने भी अपने आप को लिखवाया होगा जजिया कर समाप्त, जजिया कर फिर लगा दिया, ठीक है। इसने तुलादान एवं झरोखा दर्शन को समाप्त कर दिया। झरोखा दर्शन शाहजहां तुलादान एवं झरोखा दर्शन को समाप्त कर दिया। तुलादान तो समझते हैं ना? नापना, वजन, एक संस्कार होता है हिंदू धर्म में, वजन के अनुसार दान दिया जाता है। और झरोखा दर्शन क्या होता है? ये इससे सर पूजा पद्धति एक प्रकार की भगवान की पूजा झरोखा क्या होता है? झरोखा दर्शन क्या होता है? देखिए उस समय जनता को राजा को दिखाने की परंपरा थी। इस समय तो आप लोग अपने मोबाइल पे, टीवी पे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जिसको भी देखना है सर्च करेंगे दिख जाएंगे। उस समय ये सुविधा तो थी नहीं। तो एक दिन ऐसा रखा जाता था कि राजा को अपने महल पे राजा खड़ा होता था छत पर, झरोखा मतलब खिड़की से नहीं, तब कैसे देख पाएंगे? हाँ, महल के जो महल बनवाया गया था ऐसी जगह खड़ा करना कि जनता राजा को ध्यान से देख ले। जब ऊपर खड़े रहेंगे तभी तो ढंग से देखेंगे। तो वैसे ये झरोखा दर्शन था, ये अकबर के समय चलता था, तुलादान झरोखा दर्शन। लेकिन जब औरंगजेब गद्दी पर बैठता है तो ये जो प्रथा चली आ रही थी ये समाप्त कर दी गई। झरोखा दर्शन ये समाप्त कर दिया गया, तुलादान और ये समाप्त कर दिया गया। और जजिया कर फिर से, यही नहीं, औरंगजेब ने कई मंदिर को तोड़ दिया उस समय। मेन तो यही खिलाफत में थी। औरंगजेब ने मथुरा के केशव राय मंदिर एवं बनारस के विश्वनाथ मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया। मथुरा के केशव राय मंदिर एवं बनारस के, हाँ ये बनारस है, बनारस के विश्वनाथ मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया था। इसलिए इसके खिलाफ ज्यादातर विद्रोह होने लगे। ज्यादातर जजिया लगाने के कारण और भी इसके खिलाफ विद्रोह होने लगे। तो ये इसकी जो
जो धार्मिक नीति थी, इसके कारण इसका अधिक से अधिक जो है विद्रोह हो गया। इसको लिख लिया आप लोगों ने? देखिए, औरंगजेब ने भी कुछ निर्माण कला में योगदान औरंगजेब ने दिया। औरंगजेब ने दिल्ली की मोती मस्जिद, दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण कराया। औरंगजेब ने दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। औरंगजेब ने अपनी पत्नी रबिया उद्दरानी का मकबरा औरंगाबाद में बनवाया था, जिसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है, जिसे दूसरा ताजमहल भी कहा। इसने अपनी पत्नी का भी मकबरा बनाया था, जिसे द्वितीय ताजमहल। सर पत्नी की बात करते हैं। रबिया उद्दरानी, अपनी पत्नी रबिया उद्दरानी, ये रबिया बा है, रबिया उद्दरानी का मकबरा औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र में बनवाया था, जिसे दूसरा उन्होंने नकल किया था और उसका ताजमहल का, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे। फिर भी उसको दूसरा ताजमहल कहा जाता है इतिहास में। ये लिख दिया। औरंगजेब के भी एक लड़के का नाम था शहजादा अकबर। औरंगजेब के पुत्र शहजादा अकबर ने विद्रोह कर दिया। संभाजी ने शहजादा अकबर की सहायता की, जिससे औरंगजेब ने संभाजी की हत्या करवा दी। संभाजी ने जब उसकी सहायता की तो ये क्रोधित हो गया और हत्या करवा देता है। ठीक है, इसका बाद में इसका पुत्र से हमेशा इसका विरोध करता रहता है, इसलिए औरंगजेब दक्षिण भारत में हमेशा परेशान रहता है, क्योंकि अकबर के विद्रोह को ये दबा नहीं पाता है पूर्ण रूप से। इसको लिख लिया। सर ये विद्रोह क्यों कर रहे थे शहजादा? देखिए, उस समय जितने भी शासक हुए उस समय वो विद्रोह कर ही रहे थे, लड़के हो या भाई, वो विद्रोह इसलिए कर रहे थे कि वो चाहते थे कि शासन उनके अनुसार चलाया जाए, मतलब औरंगजेब उनकी बात मानकर काम करे। औरंगजेब की धार्मिक नीति अच्छी नहीं थी, जो साम्राज्यवादी नीति थी वो सही नहीं थी, इसलिए अकबर संतुष्ट नहीं था। शहजादा अकबर वो किसके पास जाता है? संभाजी।
उसी शिवाजी से वो लड़ाई लड़ रहा था, वो संभाजी के शरण में जाता है। इसलिए वो जो था वो ये धार्मिक रूप से कट्टर था, ये धार्मिक रूप से कट्टर नहीं था शहजादा अकबर। इसलिए शहजादा अकबर ने इसका विरोध कर दिया औरंगजेब। यही नहीं, सिख धर्म के नवे गुरु कौन है? गुरु तेग बहादुर। लिख लीजिए, सिख धर्म के नवे गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण हत्या करवा दी गई। सिख धर्म के नवे गुरु तेग बहादुर न होकर हत्या करा दी गई। देख लिया? इतना विरोध होने के बावजूद औरंगजेब के काल में सबसे ज़्यादा संगीत का ये विरोध करता था, लेकिन औरंगजेब के काल में सर्वाधिक संगीत रचना हुई। औरंगजेब के काल में सर्वाधिक संगीत की पुस्तक लिखी गई। सर्वाधिक संगीत की पुस्तक लिखी गई थी। औरंगजेब के काल में सर्वाधिक संगीत की पुस्तक लिखी गई थी। औरंगजेब ने सिक्के पर कलमा लिखवाना बंद कर दिया था। कुरान की जो आयतें थी, कलमा था, उसको लिखना इसलिए बंद करवा दिया था। ये तो देखिए मुगल काल का जो आपको राजनीतिक जीवन हमने बताया था। अब हम आपका थोड़ा सा इसमें प्रशासन कैसे वो लोग चलाते थे उस समय, इसको जान लीजिए कि उनका प्रशासन कैसे चलता था मुगल काल में। तो मुगल प्रशासन इसको पूरा एरो आप लोग बना दीजिए कि इसमें आप लोग समझ जाएंगे कि प्रशासन कैसे होता था उनका। ये दीवान होता था, दीवान ये केंद्र में यानी केंद्र यानी राजधानी में दीवान का पद होता था, दीवान। दूसरा होता था मीर बख्शी, दीवान। दूसरा होता था मीर बख्शी। तीसरा मीर सामा, इसको नोट कर लीजिए तब हम बता रहे हैं। मीर सामा। चौथा लिख लीजिए सद्र पुष्पदूर। सब क्या लिखे हैं? सद्र। एक
ये सा दा पे लेप है। सद्र, सद्र उस सुदूर, ठीक है, सद्र उस सुदूर ये लिखा हुआ है। सूबेदार बक्सी, ये बक्सी है, सूबेदार के नीचे बक्सी है। और ये आ जाएगा प्रांतीय सत्र। प्रांतीय सत्र। चौथा आ जाएगा आपका सरकार या जिला सरकार। ये आ जाएगा इसकी फौजदार। प्रांत में तीसरा ये प्रांतीय सत्र या है। चौथा कौन सा चौथा? सत्र सुदूर है। नहीं तो ये इसका अलग है, ये कालम अलग है, ये कालम अलग है। ये जो ये नहीं लिखे हैं ना, ये देखिए सद्र, यहाँ सद्र लिखे हैं, तो ये प्रांतीय सद्र हो गया। ये बड़ा धार्मिक अधिकारी था, ये छोटा उसका नाम था। तीसरे में प्रांतीय सत्र रहेगा, वो लिखा है तो है उसका नाम हमने, वो प्रांतीय सत्र ही है, ठीक है। जैसे ये दीवान है, ये प्रांतीय दीवान या सूबेदार हो गया, ठीक है। अब आज क्या जिले में फौजदार, इसके बाद नीचे लिख लीजिए अमल गुजार। अमल गुजार लिख लीजिए। फिर लिख लीजिए वितिक्ची लिख दीजिए, इसमें कई पद है। फिर लिख लीजिए कोतवाल लिख दीजिए, ये जिले के अधिकारी हो गए। फिर खजानदार लिख लीजिए, सरकार के बाद आ गया परगना। परगना में लिख दीजिए सिकदार लिख दीजिए। फिर लिख दीजिए आमिल, सिकदार के लिख दीजिए आमिल। और आमिल के बाद आप लोग लिख दीजिए कानून गो। आमिल के बाद लिख लीजिए कानून गो। इसको भी एरो करते हैं। अब आता है ग्राम, इसमें सूद, मुकद्दम, इसका नाम सुना है कभी? चौधरी, पटवारी, जिसको आप लोग लेखपाल कहते हैं, अभी भर्ती निकली है ना। ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, ये इस पे 2 क्वेश्चन आ जाता है प्रशासन पे। ये पहले लिख लीजिए, तब हम इसको डिफाइन कर देंगे कि ये है क्या।
इसको लिख लिया, लिख लीजिए। तो ये जो डिवीजन है आज भी वही डिवीजन है कि केंद्र, प्रांत, परगना और सरकार मतलब जिला। केंद्र का मतलब हो गया राजधानी से, राजधानी। उस समय राजधानी या तो दिल्ली थी या आगरा। तो ये बड़े बड़े पद बैठते थे वहां पर। देखिए दीवान मतलब होता है वित्त मंत्री, जो पैसे का हिसाब किताब रखता है, ठीक है। केंद्र में मीर बख्शी मतलब होता है सबसे बड़ा सेनापति, वही होता था। और तीसरा हमने लिखा है मीर ए सामा, ये होता था राजमहल की देखरेख करने वाला अधिकारी, ये केंद्र में होता था। और सद्र सुदूर ये होता था धर्म अधिकारी। उस समय शासन कैसे चलाया जाता था? धर्म देख के, धर्म की किताबें देख के, तो उसी को सद्र सुदूर कहते थे। ये सब ये भी राजा के साथ, जैसे मंत्रिमंडल की बैठक होती है कि नहीं होती है, ठीक है, कैबिनेट मंत्री बैठते, वैसे ही राजा की कुर्सी लगी होती थी। तो आप लोगों ने तो राजा के सिंहासन के आसपास और भी तो कुर्सी लगी रहती है, तो उसमें अगल बगल ये लोग बैठे रहते थे। तो जब कोई धर्म का मामला आएगा तो किससे सलाह लेंगे? और सेना वाले मामले में समझ में आया? तो ये बैठे, अब ये तो हो गया। लेकिन इन्हीं लोगों के अंडर में अब आ जाइए प्रांत। जैसे हमने बताया कि वहाँ पे 21 प्रांत थे, गोलकुंडा, बीजापुर, इलाहाबाद, ये सब प्रांत थे। मालवा ये क्या था? प्रांत था। तो वैसे ही प्रांतीय दीवार को या प्रांत के जो सैनिक अधिकारी था उसको सूबेदार कहते थे। और बख्शी एक अलग से सेनापति होता था, ये प्रांत का। और प्रांतीय सत्र मतलब होता है कि प्रांत में भी धर्म अधिकारी होता था। तीसरा आप आ जाइए, प्रांत को जिले में बांटा गया था। जिला, जिला को क्या कहते थे? सरकार में, ठीक है, सरकार में जो सबसे बड़ा पद होता था वो क्या होता था? फौजदार, ठीक है। सरकार में जैसे जिले में जिलाधिकारी, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे फौजदार, अमल गुजार, ये यहाँ का वित्त मंत्री होता था, जिले का वित्त विभाग का देखरेख करने वाला अमल गुजार। ये विदिक्ची का मतलब होता है लेखक, मतलब वो उस रजिस्टर को देखरेख करता था जो आय व्यय लिखा जाता था। तीसरा है कोतवाल, तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, शांति स्थापना करने के लिए कोतवाल रहता था। और खजानदार, उस समय खजाने की देखभाल। अब आप तहसील में आ जाइए, तहसील का कौन देखभाल करता था? बड़ा सिकदार, फिर आमिर, ये राजस्व देखता था। और कानून को क्या कहते हैं, तहसील में लिख के, हाँ, ये भी देखता था आपका जमीन वमीन से देखने से संबंधित परगना। और वैसे आप गाँव चले जाए। तो ये प्रांतीय प्रशासन इनका इस प्रकार बटा था, ठीक है, समझ में आया? इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, इसमें से क्वेश्चन पूछता है। फौजदार ये जिले में सैनिक अधिकारी था। जिले जैसे ये डिवीजन किया गया, बांटने के लिए बांट दिया गया, ठीक है, ये बांट दिया गया, काज ही तो बटा है। जैसा मान लीजिए अभ्युदय की रिपोर्ट है, एक छोटी सी बात है, ये जिले पर अभ्युदय योजना चल रही है। अब ये रिपोर्ट यहाँ के समाज कल्याण अधिकारी डीएम साहब को दे देंगे, तो डीएम साहब किसको देंगे? चीफ सेक्रेटरी, डीएम साहब जो है भेज देंगे इस विभाग के समाज कल्याण के जो सचिव हैं उनको भेज देंगे। अब समाज कल्याण सचिव किसको बताएंगे? मुख्यमंत्री मीटिंग को। मुख्यमंत्री पूछेंगे कि हमारी योजनाएं कैसी चल रही हैं, लोग पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो जानकारी लेंगे ना। तो वैसे ही अब मुख्यमंत्री की जब मीटिंग कभी होगी तो प्रधानमंत्री पूछेंगे कि आप जो अभ्युदय योजना में जो हम पैसा भेजते हैं आपको,
मान लीजिए वहाँ से बजट आया हो तो वो भी तो हिसाब पूछेंगे कि उसका क्या रिजल्ट रहा। तो वैसे इस पढ़ाने का भी रिजल्ट होना चाहिए कि जब वो पढ़ा रहे हैं तो अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका रिजल्ट आपको ना देना है। तो ये इस पे क्वेश्चन आता है, ये जिला डिस्ट्रिक्ट डिवीजन कटा गया। चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। सबसे बड़ी चीज होती थी उस समय की सैनिक बहुत थे। और सैनिक का क्या हथियार होता उस समय? भाला था। और सबसे बड़ी चीज क्या थी? आप लोग बड़ी चीज तो बता ही नहीं रहे। उस समय क्या थी सबसे बड़ी? तोपें तो थी, लेकिन तोप को कौन ले जाता था? और सबसे बड़ी चीज थी घुड़सवार। सैनिक कितना पैदल चलेगा जब उसके पास घोड़ा ही नहीं ठीक रहेगा। ठीक है, जैसे अभी युद्ध होने लगे तो युद्ध होने पे अगर आपके पास टैंक ना हो, हवाई हमला ना कर पाओ तो आप जीत पाओगे? सैनिक बंदूक लेके खड़ा रहेगा, वो नहीं ऐसे जीत पाओगे। तो वैसे ही उस समय घोड़े घुड़सवारी अच्छे होते थे और घुड़सवारी के साथ सैनिक की नियुक्ति भी की जाती थी। तो दो प्रकार के सैनिक होते थे। लिख लीजिए, सैनिक दो प्रकार के। सैनिक, इसको हम लोग हेडिंग लिख सकते हैं सैन्य व्यवस्था। ऐदी सैनिक दो प्रकार के सैनिक थे। लिख लीजिए, दो प्रकार के सैनिक थे। पहला ऐदी सैनिक, दूसरा दाखिली सैनिक। ऐदी सैनिक और दूसरा था हाँ। तो ऐदी सैनिक में लिख लीजिए, ऐदी सैनिक, इसका वेतन भर्ती खर्चा बादशाह के द्वारा दिया जाता था। बादशाह के द्वारा दिया जाता था ऐदी सैनिक का। और दाखिली सैनिक का खर्चा स्वयं उठाना पड़ता था। कैसे? स्वयं मतलब यहाँ पे सॉरी राज लिख दीजिएगा। यहाँ स्वयं का मतलब खर्चा स्वयं की जगह राज कर दीजिए। राज को उठाना पड़ता था। ऐदी सैनिक और दाखिली दो प्रकार के सैनिक हो गए। ऐदी सैनिक को बादशाह के द्वारा खर्चा दिया जाता था और दाखिली जो सैनिक थे उनको राज के द्वारा, उनको क्या कहते हैं, पैदल सेना लीजिए। पैदल सेना दो प्रकार की थी। पैदल सेना दो प्रकार की पैदल सेना होती थी। एक होती थी एहसाम सैनिक, एहसाम सैनिक, एहसाम सैनिक ये। और दूसरे सैनिक होते थे सहबंदी सैनिक, सहबंदी सैनिक। एहसाम सैनिक और सहबंदी सैनिक ये दो प्रकार के सैनिक होते थे। एहसाम सैनिक जो होते थे वो बंदूक, तलवार और भाला ये सारी चीज का हथियार का प्रयोग करते थे। एहसाम सैनिक भाला, तलवार लिख लीजिए, भाला, तलवार और बंदूक का प्रयोग करते थे। सहबंदी सैनिक माल गुजारी, माल गुजारी लिख लीजिए, माल गुजारी वसूल करने में मदद करते थे। माल गुजारी, सहबंदी सैनिक जो है माल गुजारी वसूल करने में
मदद करते थे। लिख लीजिए, मुगल के तोप खाने के अधिकारी को मीरे आतिश कहा जाता था। मुगल तोप खाने के अधिकारी को मीर ए आतिश कहा जाता है। मीर ए आतिश कहा जाता था। लिख लीजिए, पील खाना हाथियों की देखभाल करने वाला अधिकारी था। पील खाना हाथियों की देखभाल करने वाला अधिकारी था। जो पील खाना था वह हाथियों की देखभाल करने वाला अधिकारी था। लिख लीजिए, अभी हमने आपको मनसबदारी प्रणाली बताया था ना, यस सर। इसको ऐड करते हैं। यस सर। लिख लीजिए, शाहजहां ने मनसब प्रणाली में मासिक प्रणाली के आधार पर संशोधन किया था। मासिक प्रणाली के आधार पर संशोधन किया था। क्या मासिक प्रणाली के आधार पर संशोधन किया था। इसको लिख लीजिए आप लोग। इसको एक सेकंड, इसको मनसब काट दीजिएगा, राजस्व कर दीजिएगा। इसको राजस्व प्रणाली, इसको इरेज कर देते हैं। आप मनसब काट दीजिएगा, राजस्व कर दीजिएगा। इसको हम समझा देते हैं। देखिए, रिवेन्यू राजस्व का कलेक्शन, ठीक है। राजस्व का कलेक्शन साल भर में एक बार जमा करना होता था। जैसे मान लीजिए किसान है, कर लगा दिया, उसको टैक्स लगा दिया, आयकर उसको जमा करना है। या तो वो अनाज लेके जमा करे, या तो उसको क्या करे, कन्वर्ट कर दे, चेंज कर दे। किसमें चेंज कर दे? किससे बदले? आप लोग समझ में आ रहा है? किसमें बदले? अनाज होगा, अगर एक किसान होगा तो अनाज को सिक्के चलते थे। जैसे मान लीजिए हमारे पास 1 कुंटल गेहूं है, मार्केट में है और बेच दिए तो हमको 2000 रुपये मिल गया, और सरकार कहती है आप हमको कैश जमा कीजिए। समझ में आया जी? तो वैसे उस जमाने में रुपया इस तरह आसानी से चुका नहीं, लेकिन आसानी देने का एक तरीका अपनाया गया, और वो शाहजहां ने अपनाया। उन्होंने कहा कि अगर साल भर में किसी भी महीने में, 3 महीने, 6 महीने में, अगर आप थोड़ा थोड़ा करके भी अपना पैसा जमा कर सकते हैं, राजस्व, मान लीजिए 1 कुंतल कह दिया, लगातार जमा नहीं करना है कभी भी, तो ये जो राजस्व की प्रणाली है
मासिक प्रणाली, इसकी शुरुआत किसने की थी? शाहजहां। वास्तविक आय को हासिल, वास्तविक आय को हासिल एवं अनुमानित आय को जमा कहते थे। तो जमा कहा जाता था। कोई बात नहीं। क्या लिखा आप लोगों ने? वास्तविक आय को कहा जाता था। इसको ही रहने दीजिए। हाँ, ये रह दिए, बोल के लिखवा दे, थोड़ा सा बचा है। क्या लिखा? अनुमानित आय को क्या लिखा? अब बताइए, आप लोग बताइए, इसका मतलब क्या हुआ? कौन बताएगा? जो हमने लिखा है अभी आपको कि वास्तविक आय को क्या कहा जाता था? हासिल। और अनुमानित आय को, ये क्या है? अनाज को बेचकर जो पैसा मिला, मान लीजिए अनाज को बेचकर जो पैसा मिला उसको क्या कहेंगे? अनुमानित आय की वास्तविक आय? जो पैसा मिला उसे वास्तविक, जो पैसा मिला वास्तविक, जो जमा हो गया तो अनुमानित। हाँ, हासिल मतलब कहने का मतलब ये है कि एक सरकार तो एक तो अनुमान लगाती है कितना हो जाएगा, कि इतना हमको मिल जाएगा, खेत में इतनी पैदा होगी कि हमको इतना 1 कुंतल अनाज मिलेगा। लेकिन अगर नहीं होता है तो उसको क्या कहते हैं? जमा कहते हैं। जो अनुमानित आय है, अनुमान लगा, लेकिन जो वास्तव में जमा होता है उसको हासिल कहते हैं। तो ये शुरुआत की थी, क्या कहते हैं? अब लिख लीजिए, मुगल काल में मनसबदारी, लिख लीजिए, मुगल काल में मनसबदारी में अकबर के द्वारा 66 श्रेणियों, लिख लीजिए इसको, अकबर के द्वारा 66 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। अबुल फजल 33 श्रेणियों का उल्लेख करता है। देखिए, मनसबदार का पद अनुवांशिक नहीं होता था। पद अनुवांशिक नहीं होता था। पद जो है अनुवांशिक नहीं होता था। यानी कहने का ये मतलब है, एक मनसबदार, एक मान लीजिए सेनापति है, तो उसको कुछ एरिया दे दिया जाता था, उस एरिया में वो शासन करता था। किसी कारण उसकी मृत्यु हो गई तो ऐसा नहीं कि उसके लड़के को दे दिया जाएगा। तो ये आता है। तो मनसबदार का जो पद है वो अनुवांशिक नहीं होता था। यानी चेंज, उनको बदला, किसी को बदले, किसी को, मान लीजिए कोई क्षेत्र किसी राजा को दिया, किसी सेनापति, उसको बदल दिया जाता था, फिर दूसरे को दे दिया जाता था। यानी ये पद अनुवांशिक नहीं होता था। लिख लीजिए, राजस्व निर्धारण के लिए
3 प्रकार का अनुमान लगाया जाता था। तीन प्रकार का, हाँ, जैसे मान लीजिए खेत था तो खेत का जो बो दिया तो फसल, खड़ी फसल है, पहले तो उसी पे डिवीजन कर लेते थे। जब मान लीजिए गेहूं का फसल है और काटिए मत उसको, ठीक है, तो खड़ी फसल का बंटवारा होता था एक। दूसरा होता था फसल को काट कर एक स्थान पर रख लिया जाता था, उसको बंटवारा कर दिया जाता था, वो दूसरा तरीका हो गया। तीसरा होता था उससे अनाज निकाल के बंटवारा होता था। तो ये 3 तरीके से बंटवारा होता था राजस्व के लिए। और भूमि 4 प्रकार की, लिख लीजिए। मुगल काल में भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। मुगल काल में भूमि को 4 भागों में, पहला है पोलज। पोलज, पहला है पोलज, जिसमें लिख लीजिए, जिसमें प्रत्येक वर्ष खेती होती थी। पोलज जिसमें प्रत्येक वर्ष होती थी, प्रत्येक वर्ष खेती होती थी, खेती कृषि होती थी। दूसरा है परती, परती जमीन है, कुछ, हाँ, इसको भी कुछ समय छोड़कर खेती होती थी। ये दूसरा जो कैटेगरी है वो हो गई परती की, पोलज, और फिर क्या आया, परती। तीसरा है चाचर, तीसरा है चाचर। चाचर, तीसरा क्या है, चाचर। 3-4 वर्षों के छोड़कर खेती की जाती थी। चाचर जो जमीन होती थी उसको 3-4 वर्ष छोड़ दिया जाता था। आज खेती की है तो आज के 4 साल का चाचर। और चौथा होता था बंजर, जो पूर्ण रूप से अनुपजाऊ जमीन थी। जो पूर्ण रूप से अनुपजाऊ। अकबर ने भूमि पैमाइश, अकबर ने भूमि पैमाइश के लिए गज ए इलाही नामक पैमाना, गज ए, अकबर ने भूमि पैमाइश, अकबर ने भूमि पैमाइश के लिए गज ए इलाही नामक पैमाना, पैमाना की शुरुआत की, जो 41 अंगुल का होता था, जो 41 अंगुल का होता था। 41 अंगुल का होता था। ठीक है। कुछ जमीन ऐसी भी होती थी जिसको धर्म के नाम पे जमीन दे दिया, दान, उसको कहते थे मदद ए माल। दान की गई जमीन को, इसको लिख लीजिए, दान की गई जमीन को मदद ए मास, मदद ए मास, मदद, मदद लिखिए, मदद ए मास कहा जाता था। दान दे दिया, उस पर कर नहीं लिया जाता था, टैक्स नहीं लिया जाता था, लिख लीजिए, उस पर कर नहीं लिया जाता था। उस पर कर नहीं लिया जाता था।
मुगल काल में किसान को 3 रूप में बांटा गया था। मुगल काल में किसान को 3 रूप में बांटा गया था। किसान जो थे 3 प्रकार के। खुद कास्ट, पहला है खुद कास्ट, खुद कास्ट। दूसरा है खुद कास्ट, इसको लिख दे। ये है खुद कास्ट, पहला है खुद कास्ट, दूसरा है पाही कास्ट, तीसरा है मुजरियात, मुजरियात। खुद कास्ट, दूसरा है पाही कास्ट, तीसरा है मुजरियात। 3 प्रकार के ये किसान थे। लिख लीजिए, खुद कास्ट अपने स्थान पर ही खेती करते थे। खुद कास्ट अपने स्थान या अपने जगह पर ही खेती करते थे। पाही कास्ट, ये लिख लीजिए, दूसरे जगह जाकर कृषि करते थे। दूसरे जगह जाकर कृषि करते थे। तीसरा है मुजरियात, यह अस्थायी रूप से कहीं भी कृषि कर लेते थे। चलिए इसको यही स्टॉप कर दीजिए अब, हैं। ये देखिए, हमने इसको रेवेन्यू आपको बता दिया, राजस्व, किस प्रकार ये किसान होते थे, ठीक है। हमने देखिए किसान आपको बताया, सैनिक के बारे बताए, 2 प्रकार के सैनिक हमने बता दिया। ऐदी सैनिक है और दूसरा कौन था? दाखली, ठीक है। ये सैनिक बताया। किसान बताया हमने किस जो है कि 3 प्रकार के किसान भी होते थे, और राजस्व कैसे जमा करना होता था ये भी बता दिया। प्रशासन हमने आपको डिवीज़न बताया कि पहले केंद्र में होते थे दीवान, फिर मीर सामा, मीर बख्शी, केंद्र के बाद क्या बटा था? प्रांत कहते थे। जैसे आज राज्य, जैसे मुख्यमंत्री है या राज्यपाल है, वैसे प्रांत में वहाँ कौन बैठता था सबसे बड़ा? प्रांत का सबसे बड़ा अधिकारी कौन था? सूबेदार, ठीक है। प्रांत का सूबेदार होता था। फिर प्रांत को किसमें बांटा गया था? जिले में। जिले को सरकार कहते थे। जिले का सबसे बड़ा अधिकारी फौजदार, ठीक है। और उसके बाद जिले को परगने का सिकदार होता था। परगने का क्या था? सिकदार होता था। तो ये मुगल काल प्रशासन का प्रभाव आती है। आठवीं डिवीजन ये जो है आपका था। अब इसमें कुछ आपको पूछना है तो पूछ लीजिए। हाँ, 4 ही दिन क्लास थी मुगल की, तो मुगल का देखिए खत्म हो गया। मुगल का जो है 4 दिन का एक टॉपिक था,
तो ये मुगल आज यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसमें चूंकि टाइम बॉन्ड है इसलिए मुगल। अब अगला जो है दूसरा टॉपिक रहेगा